नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जायसवाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम फिर एक नया वीडियो लेके आए बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स में कि कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करते हैं, जो कि कल हमने सीखा था कि CPU कैसे वर्क करता है, CPU क्या है, CPU के कितने टाइप्स होते हैं, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर के सब टाइप्स क्या होते हैं एंड बहुत सी सारी चीज़ें। उसी के आगे आज हम फिर से शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम टेम्पलेट में देख पा रहे हैं कि बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना है आपको। तो कल का जो आपका वीडियो रहा था उसमें हमने कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन की थी, उसी के आगे आज हम शुरू करते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम ज़रूर करना है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। तो आप वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी आपका चालू हो गया। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। ये आपका इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो इनपुट डिवाइस का मतलब होता है जिसके माध्यम से हम कोई भी डेटा, कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, उसे हम डिवाइस कहते हैं। और जो डेटा हम भेजते हैं उसे हम इनपुट बोलते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन आपका बन रहा है इनपुट डिवाइस क्या। तो हम बोल सकते हैं कि जिस माध्यम से कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डेटा हम भेज रहे हैं उसे ही हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। लाइक आप कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट, पेन। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। MICR माइक्रोफोन्स, बारकोड रीडर। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये सब चीज़ों का काम क्या होता है, ये डेटा को क्या करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में अंदर को भेजते हैं। इसीलिए हमारा क्या हो जाता है, इनपुट डिवाइस हो जाता है, ठीक है। सेम ऐसे आपका आउटपुट आपका जो इनपुट डिवाइस उसका जस्ट अपोजिट यानी कि उल्टा होता है। जैसे हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा जिसके माध्यम से भेजते हैं तो वो आपका इनपुट डिवाइस हो जाता है। सेम उसी प्रकार से जब भी हम कोई भी डेटा कंप्यूटर से बाहर या जिस माध्यम से या जिस डिवाइस के माध्यम से हम बाहर लेते हैं उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। लाइक प्रिंटर आपका मल्टीपर्पज़ होता है। इससे आप डेटा को कंप्यूटर के अंदर भी भेज सकते हो और आप बाहर निकाल सकते हो। लाइक आप स्कैन करते हैं प्रिंटर से तो वो आपका क्या हो जाता है, इनपुट डिवाइस में आ जाता है। अगर आप प्रिंट निकालते तो आपका आउटपुट डिवाइस हो जाता है, ठीक है। तो प्रिंटर के अलावा जो आपका है मॉनिटर जो आपका डेस्कटॉप होता है आपका आउटपुट डिवाइस ही रहता है, क्योंकि जो भी आप इंफॉर्मेशन इनपुट करते हो हमेशा आउटपुट के थ्रू यहाँ पे शो करता है। इसी प्रकार से आपका प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया और आपका हेडफोन्स वगैरह क्या, ये आपके स्पीकर्स क्या होते हैं, स्पीकर से आपका आवाज़ बाहर को निकलता है तो आपका आउटपुट डिवाइस हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज, यानी कि कंप्यूटर में मेमोरी क्या है, उसका क्या काम होता है और ये कैसे काम करते हैं, कितने प्रकार की होती है। तो देखते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो आपका जो मेमोरी होती है स्टोरेज का काम करती है, भंडारण का काम करती है। आप जो भी डेटा इनपुट करते हो, आउटपुट करते हो, तो उसके लिए एक जगह होनी चाहिए, स्पेस जिसको कहते हैं कि अगर स्पेस नहीं होगा तो वो इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे रख के दिखाएगा आपको। तो उसके लिए स्टोरेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सिस्टम को या आपके कंप्यूटर को। तो उसके लिए मेमोरी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो मेनली जो आपका मेमोरी होता है आपका यहाँ पे जैसे दिखाए हुआ आपका यहाँ पे 2 पार्ट्स, यानी कि मेमोरी आपका 2 प्रकार का होता है। पहला आपका प्राइमरी मेमोरी होता है और सेकंड आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी वो होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में यूज होता है, ये आपकी मेन मेमोरी होती है। इसके बिना सिस्टम आपका रन तो हो जाएगा बट आप कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन उस पर काम नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो उसमें क्या होता है, आपका जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसमें भी आपका 2 टाइप से आता है। फर्स्टली आपका रैम और सेकेंड आपका रोम होता है, ठीक है। और आपका सेकेंडरी जो मेमोरी होता है, अभी और एक चीज़, अभी जो रैम और रोम हमने आपको बताया इसको भी आगे चल के थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। फिलहाल के अभी नॉर्मल से हम बता दिया कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है मेनली आपका 2 टाइप से होता है, रैम एंड रोम होता है।
तो शुरू करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी आपका जो है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? ये क्या होता है, आप सिस्टम में अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक सीडी ड्राइवर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, चिप हो गया, पेन ड्राइव्स हो गया, ठीक है, फाइबर ऑप्टिकल डिवाइसेस हो गए। तो इस तरीके से जो है आप चीज सेकेंडरी डिवाइसेस में आप मेमोरी को अलग से आप लगा सकते हो, निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी डिवाइस का आप सीधे आप ये जान लो, सेकेंडरी मेमोरी जो आपका सेकेंडरी में वो मेमोरी होता है जिससे आप सिस्टम में अलग से अटैच्ड करते हैं, उसी को हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। सिंपल शब्दों में अलग से जो भी डिवाइस हम कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस जो भी लगाते हैं उसी को हम सेकेंडरी डिवाइस कहते हैं। सिंपल, लाइक सीडी, डीवीडी और आपका पेन ड्राइव हो गया, और मैग्नेटिक डिवाइस हो गई, और आपका ऑप्टिकल डिवाइस, फ्लैश ड्राइव, ये सब चीज़ें आपका रहता है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे ऊपर प्राइमरी मेमोरी में आपके 2 पार्ट्स थे, रैम एंड रोम। तो ये क्या होता है अब आगे हम डिटेल में जानते हैं। तो जैसे कि हम ऊपर देख पा रहे हैं, रैम का लिखा हुआ है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या होता है? इट इज ए टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसका काम क्या होता है, जब भी आप सिस्टम में कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं, और जितनी देर आप सिस्टम में प्रोग्राम रन करते हो, तो रन जब करते हैं तो उसके लिए एक स्टोरेज, जो कि हमने पहले बताया, स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो जो स्टोरेज के लिए जो जगह स्पेस देता है वो रैम देता है। रैम के अंदर ही सारे प्रोग्राम आपके रन होते हैं और ये प्रोग्राम तब तक ही रैम में रन करेंगे जब तक आपका पावर रहेगा। जैसे पावर कट होता है, इसमें से आपका ऑटोमेटिक, या आप जैसे ही आप प्रोग्राम क्लोज करते हैं तो रैम से प्रोग्राम ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, यानी कि जो भी आप एक्सेस कर रहे होंगे वो सीधा का सीधा हट जाता है वहाँ से। अगर आप सेव करेंगे कोई भी प्रोग्राम को तो सीधा आपका सेकेंडरी जो आपने डिवाइस लगा रखी होगी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव वगैरह जो भी है आपके पास, तो रैम से हट के वहाँ चला जाएगा। या आप अगर पावर कट हो जाता है तो सिस्टम से फाइल आपकी डिलीट हो जाती है, जो कि कई बार आप लोगों के साथ अगर आप लोगों ने चलाया, यूज़ किया होगा तो कई बार हुआ भी होगा ऐसा कि चीज़ें जो है कभी सिस्टम पे आप रन कर रहे हो, लाइट चला गया या इन्वर्टर डाउन हो गया, तो क्या प्रोग्राम जो फाइल बना रहे हो वो डिलीट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो रैम में रन करता है, ठीक है, इसलिए ऐसा आपके साथ होता है। उसके बाद रैम जो होता है, रैम भी आपका जो है 2 प्रकार का होता है। इसमें देखो लिखा हुआ एस रैम और डी रैम, ठीक है। एस रैम का काम क्या होता है और डी रैम का काम क्या होता है? एस रैम जो आपका होता है, या ये एस रैम जो है डी रैम से ज़्यादा तेज होती है, मतलब थोड़ा फास्ट काम करती है, और कुछ विशेष खास नहीं होता, वो इतना ही होता है कि थोड़ा स्पीड में होती है। और उसके बाद आपका जो आपका डी रैम होता है, ये आपके पर्सनल कंप्यूटर्स वगैरह में मैक्सिमम टाइप में यूज होती है। इसको डायनामिक रैंडम बोलते हैं। डायनामिक, डी से डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपके पीसी कंप्यूटर जो आप नॉर्मली आप घर में यूज़ करते हो उसके लिए होता है, ठीक है। फिर आपका आता है एस रैम, हो गया डी रैम। डी रैम फिर है आपका एच डी रैम, पहले एस रैम, डी रैम, एच डी रैम, फिर आपका है DDR2, DDR3। तो इस तरीके से इसमें ढेर सारे रैम हैं। सबसे पहले आपका कौन सा आता है? एस रैम। एस रैम इसमें लिखा हुआ इस प्रायः इस्तेमाल होने वाले डी रैम की तुलना से ज़्यादा तेज़ होते हैं, या स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसकी स्पीड डी रैम से अधिक होती है। कंप्यूटर में प्रायः सामान्यतः या कैश मेमोरी के रूप में लगी होती है। या स्टैटिक तथ्य का मतलब इस बात से है कि इसे डी रैम की तुलना में रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एस रैम प्रायः मेमोरी कैश की तरह होती है, जो CPU के L1, L2 और L3 कैश के रूप में पाई जाती है। कहने का मतलब ये डी रैम से फास्ट होती है, और ये इसको हमें बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि प्रोग्राम हमारा क्या होता है, कभी कभी हैंग होने लगता है तो सिस्टम को रिफ्रेश करना पड़ता है। अगर आपका एस रैम लगा हो तो ज़्यादा रिफ्रेश करना नहीं पड़ता, बट डी रैम में ऐसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका एच डी रैम आता है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम होता है। ये सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, वो आपका कौन सा था? एस रैम, सिंक्रोनस रैम, ये डायनेमिक। अब इन दोनों को मिला के ये बना हुआ है नेक्स्ट आपका जो है एच डी रैम, जिसको हम सिंक्रोनस डायनेमिक रैम बोलते हैं। ये एक नया तरीके का रैम होता है जो बहुत ही स्पीड में काम करता है, और काम करेगा क्यों नहीं, क्योंकि एस रैम और डी रैम दोनों को मर्ज करके इसको बनाया गया है, ठीक है। इसीलिए ये थोड़ा वो सबसे बेस्ट काम करता है। उसके बाद आपका DDR2 और DDR3 जो कि काफ़ी फेमस है, और ये बहुत स्पीड में काम करते हैं।
DDR2 भी बहुत स्पीड में का स्पीड, बाकी मेमोरी का काम मेनली स्पीड के ऊपर ही डिपेंड करता है। और DDR3 जो कि आपका अभी न्यू मॉडल आया हुआ है तो ये और भी अच्छा काम करता है। फिर नेक्स्ट आता रोम। रैम का तो हो गया, उसके बाद आपका रोम आता है। रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या है? इसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, इसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। एडिट कहने का मतलब ये है कि आप टेम्परेरी, आप सोचिए टेम्परेरी आप जो है नॉर्मल तरीके से इसको इरेज या इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। वैसे होता है, ऐसी बात नहीं कि इसको आप इरेज नहीं कर, बट होता है, लेकिन नॉर्मल पर्सन इसको इरेज नहीं कर सकता क्योंकि इसको इरेज करने के लिए स्पेशल टूल की जरूरत पड़ती है। तो रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है कि आप इसे इरेज नहीं कर सकते, ओनली आप इसको रीड कर सकते हो। इसके भी सब टाइप्स होते हैं। पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम होता है इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस तरीके से ये रैम होते। अब ये होते क्या हैं ये जान लो। जो आपका पी रोम होता है यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें क्या होता है? पहले बात तो जानिए रोम होता क्या है, ये क्या होता है। आपने सुना होगा सिस्टम में आपके फ़ोन अबाउट लिख के आता है, उसमें बहुत सारी डिटेल्स होती है। आप क्या करते हो? सिर्फ और सिर्फ आप उसको पढ़ते हैं, उसको एडिट नहीं कर सकते। लाइक आपका बायोस, सिस्टम में आपके बायोस होता है। मोबाइल फ़ोन में आपका अबाउट में कुछ टूल्स होते हैं, कुछ एप्लीकेशन सिस्टम पहले से इंस्टॉल्ड जिसे आप कभी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। लाइक गैलरी हो गया, आपका कैमरा हो गया, मैसेजेस हो गए। इस तरीके से जो आपका कुछ सॉफ्टवेयर उसमें इंक्लूडेड हो, जिसे आप डिलीट नहीं करते हो, नहीं होते भी नहीं है। उसका रीजन यही क्योंकि वो रोम में होते हैं। नेक्स्ट आपका वही पी रोम में आते हैं। इसमें क्या है? इसमें ये सिर्फ एक बार प्रोग्रामिंग में जब भी ये रैम हमारी रोम बनती है, मात्र एक बार इसमें जो भी हमें डालना, जो भी इंफॉर्मेशन इसमें डालनी होती डाल देते हैं, प्रोग्राम फिट कर देते हैं। उसके बाद ये दोबारा चेंज नहीं होती, जो कि फ़ोन में आपके लगी होती है। इसमें भी जो एक बार सेट कर दे वो चेंज नहीं होता, जो कि हमने आपको भी बताया है। फिर आता है ईपी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है? इसमें जो है प्रोग्राम में जो आप विशेष प्रकार की रोम जो होती है, इसको आप इसमें इरेज तो कर सकते हो, बट इसके लिए आपको पराबैंगनी किरणें इनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये जब फ्लैश करती तभी इस डेटा को इरेज किया। तो हमने बताया था कि इसको नॉर्मल पर्सन इसको इरेज नहीं कर सकता, इसके लिए स्पेशल टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आपका ईईपी रोम होता है यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी क्या होता है? इसको आप इरेज कर सकते हो, बट इसका तरीका क्या है? इसको लाइट देख लिखा है ईपी रोम लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ईपी रोम डेटा पावर आपके कैश में भी डाटा को संजोए रखता है। ठीक है, रैम की तुलना में ये उतना तेज नहीं होता, पर यह फ्लैश मेमोरी की तरह ही होता है। इसमें आप इरेज कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप इसको इरेज कर सकते हो डेटा को। ठीक है, फिर आपका सेकेंडरी मेमोरी आ गया, जो कि आपने ऊपर पढ़ ही लिया कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। अब इस साइज ऑफ मेमोरी आ गया। ये कुछ साइज यहाँ पे दिए हुए हैं कि 8 बिट यानी कि 8 बिट का 1 बाइट यानी कि 1 वर्ड। आप जो भी लाइक 1 वर्ड का मतलब लाइक दिस इज अ 1 वर्ड, या इसको मान लो। ठीक, एक ABCD जो भी है आपका एक वर्ड जो होता है टेक्स्ट जिसको बोलते हैं, वो क्या बोलता है? 1 बाइट यानी कि 8 बिट को मिला के ही एक वर्ड बनता है आपका। सेम उसी प्रकार से जो आपका ये प्रोसीजर चल रहा है, जैसे आपका 1 बाइट हो गया तो 8 बिट का जो है 1 बाइट बनता है, तो 1024 बिट का 1 KB यानी किलो बाइट बनता है। सेम इसी प्रकार से 1024 KB का 1 MB यानी कि मेगाबाइट होता है, 1024 MB का 1 GB यानी कि गीगाबाइट होता है। इसी तरह से 1024 GB का 1 TB यानी कि टेराबाइट, और 1024 TB यानी टेराबाइट का PB यानी पेटाबाइट होता है। सेम इसी तरह से आपका 1024 PB का 1 EB यानी हेक्साबाइट होता है। सेम ऐसे 1024 EB का 1 ZB यानी जेटाबाइट, और आपका 1024 जेटाबाइट से आपका 1 YB यानी योटा बाइट बनता है। ठीक है, फिर आपका उसी में ये जो आपका नीचे ये तो साइज हो गया आपका। अब नीचे आपका जो फ्लॉपी डिस्क दिख रहा है, हार्ड डिस्क दिख रहा है, और भी इसमें ऑप्टिकल डिस्क है। ये सब क्या है? ये आपके सेकेंडरी डिवाइस हैं।
ठीक है, ये आपका क्या है, इट इज़ ए सेकेंडरी डिवाइस। तो फ्लॉपी डिस्क क्या है, फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक टेप आधारित मेमोरी डिवाइस होता है जो डेटा या इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करता है। इसमें ट्रैक एंड सेक्टर्स होते हैं। इसकी मेमोरी कैपेसिटी कितनी होती है, मात्र 1.44 MB की होती है। तो ये बहुत बड़ी नहीं होती है। देखो साइज भी इसका दिया हुआ, फ्लॉपी डिस्क का साइज 3.5 इंचेस का होता है, बहुत बड़ी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट आपका हार्ड डिस्क होता है, हार्ड ड्राइव्स। हार्ड डिस्क धातु से बनी एक ऐसी मैग्नेटिक डिवाइस है जो बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने हेतु उपयोग की जाती है, जो कि आपके सिस्टम में इंक्लूडेड होती है। फिर यहाँ पे यह फ्लॉपी डिस्क की तुलना से अधिक तेजी से काम कर सूचना स्टोर कर सकती है। हार्ड ड्राइव में प्लॉटर, हेडर्स, टेक्स्ट, सेक्टर्स, क्लस्टर्स, सिलेंडर्स इत्यादि कंपोनेंट्स होते हैं। हार्ड डिस्क आपकी 500 MB की होती है, 1000 GB की होती है, लाइक 1 TB। ठीक है, फिर आपका आता है यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क का क्या है, ये स्टोरेज की एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा को लेज़र बीम द्वारा रीड और राइट किया जाता है। इसके लिए किसी मूव एक्सेस आर्म और राइट हेड की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लेज़र बीम इलेक्ट्रिकली मूव हो सकती है। डेटा राइट करने के लिए लेज़र बीम डिस्क के सरफेस पर बिट पर मार्क बनाकर सूक्ष्म कैविटी बनाता है। डेटा रीड करने के लिए लेज़र बीम एरिया को स्कैन करता है। ये निम्न प्रकार होता है, लाइक CD-ROM, राइट वंस, रीड मैनी एंड इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, कहने का मतलब ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको जो है इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से एक बीम के जरूरत से लाइट पड़ता है, लेजर बीम जिससे हम बोलते हैं, उसके थ्रू इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रहेगा और हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए हम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मिलनी चाहिए आपको मिल रही है। और हम ये भी चाहेंगे अगर हमारे वीडियो में अगर आपको कुछ कमी लगती है या कुछ इसमें अलग करना है तो इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। ठीक है, और कुछ भी इसमें नया करना है। फिलहाल ये तो बेसिक उन लोगों के लिए जो बिल्कुल कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल जीरो लेवल से, इसलिए हमने इसको शुरू किया हुआ है। तो आई होप, हम आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें, साथ साथ में हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।